हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती क्या है और बैंक उनको क्यों परफॉर्म करता है। तो देखो, बैंक के जो ट्रेडिशनल फंक्शन होते हैं वो होते हैं पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और उससे जो पैसा है उससे लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना अपने कस्टमर को, या फिर इन्वेस्टमेंट करना। इन ट्रेडिशनल फंक्शंस के अलावा एक बैंक जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है वो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि आजकल जो बैंक है वो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती हैं। आज के टाइम में बैंकों के बीच में जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और वो सर्वाइव तभी कर सकती हैं अगर वो ट्रेडिशनल फंक्शंस के साथ साथ इन पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करें। ठीक है, तो अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, Dash refers to those activities carried out by bank which are other than normal day-to-day activities like deposits and withdrawal। तो बैंक की जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं उसके अलावा एक बैंक जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज कहते हैं, या फिर पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज कहते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरा बैंकिंग एक्टिविटी कंडक्टेड बाय बैंक। तो इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि पैरा बैंकिंग एक्टिविटी जो है वो कहलाती है, जिसको बैंक जो है वो कंडक्ट करता है? पहला है इंश्योरेंस, दूसरा है म्यूचुअल फंड, तीसरा है फिक्स डिपॉजिट, या फिर वेंचर कैपिटल। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि देखो जो फिक्स डिपॉजिट है ये तो बैंक का एक ट्रेडिशनल फंक्शन है। ठीक है, और बाकी ये जो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाती हैं। इंश्योरेंस के अंदर एक बैंक जो है वो इंश्योरेंस की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। वो बेसिकली किसी इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो अपने कस्टमर को ऑफर करता है, बदले में बैंक को एक फीस मिलती है। म्यूचुअल फंड के अंदर भी बैंक एक एजेंट के तौर पे ही काम करता है और वो म्यूचुअल फंड हाउस के बिहाफ पर म्यूचुअल फंड ऑफर करता है कस्टमर को। वेंचर कैपिटल के अंदर एक बैंक जो है वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि अपने अर्ली स्टेजेस के अंदर होती है और उनमें ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल होता है। तो ये तीनों आपके पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा बैंकिंग एक्टिविटी इज कंसीडर टू रिस्कीस्ट फॉर बैंक। इसमें से कौन सी ऐसे पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की है बैंक के लिए? इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या फिर वेंचर कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। क्यों रहेगा? देखो ये तीनों फंक्शन है ना, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यहाँ पर बैंक फी बेसिस के ऊपर काम करता है, यानी कि बैंक नॉर्मली कोई भी रिस्क जो है वो नहीं लेता है। रिस्क सारा का सारा कस्टमर का होता है या फिर जो थर्ड पार्टी होती है जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड हाउस उनका होता है। बैंक सिर्फ यहाँ पर एक एजेंट के तौर पर, इंटरमीडियरी के तौर पर जो है वो काम करता है। पर वेंचर कैपिटल के अंदर एक बैंक जो है वो अपना पैसा अर्ली स्टेजेस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो उन कंपनीज के फेल होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये इसीलिए ज़्यादा रिस्की जो है वो मानी जाती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच रेगुलेटरी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज इन बैंक्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो बैंक पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उसको ओवरसी, मॉनिटर और रेगुलेट करने का काम कौन सी बॉडी करती है? पहला है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर करने की यहाँ पर कोशिश करनी है, इससे आपका ही बेनिफिट है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर बैंकों को रेगुलेट करता है। तो बैंक जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उन सभी को मॉनिटर करने का जो मेन काम होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही होता है।
उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स that provide long-term debt financing to the infrastructure projects and bank can sponsor these funds. Which of the following statement is correct regarding the infrastructure debt funds and their sponsorship by banks? ठीक है, देखो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स है ना, ये बेसिकली जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए फाइनेंस देते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और बैंक इन फंड्स को स्पॉन्सर कर सकता है, यानी कि इनको इस्टेब्लिश कर सकता है, इनको मैनेज करने का काम कर सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहले देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को जो है हम एक म्यूचुअल फंड के फॉर्म में भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के फॉर्म में भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, अगर इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के फॉर्म में बैंक इस्टेब्लिश करता है यानी कि स्पॉन्सर करता है, तो वहाँ पर बैंक जो है मैक्सिमम 49% ऑफ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि बैंक जो है वो 49% इक्विटी जो है वो अपने पास होल्ड करके रख सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर कोई बैंक यहाँ पर 30% से कम यहाँ पर इक्विटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है एनबीएफसी के अंदर, आईडीसी, आईडीएफ, तो वहाँ पर ये जो बैंक है वो स्पॉन्सर नहीं कहलाएगा। तो ये सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है इसको बैंक स्पॉन्सर कर सकता है, और जब बैंक स्पॉन्सर करता है तो वो इसको म्यूचुअल फंड के फॉर्म में भी स्टैब्लिश कर सकता है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के फॉर्म में भी। अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के फॉर्म में किया जाता है तो 49% मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बैंक कर सकता है इक्विटी के अंदर, और अगर वो 30% से कम करता है तो वो स्पॉन्सर नहीं कहला सकता, यानी कि वो स्पॉन्सर नहीं बन सकता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस के अंदर तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। बैंक्स कैन इंगेज इन इक्विपमेंट लीजिंग टू डिवर्सिफाई देयर फाइनेंशियल सर्विसेज and provide tailored solution to their clients. Which of these statement is not correct regarding the equipment leasing by bank? सबसे पहले ये इक्विपमेंट लीजिंग है क्या, इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई बिजनेस करता है, ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए उसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या होता है ना, इक्विपमेंट लीजिंग के अंदर बैंक जो है, बैंक यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स होता है उसको लीज के ऊपर जो है वो बिजनेस को यूज़ करने के लिए देता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। बदले में बैंक को यहाँ पर एक प्रीमियम जो है वो मिलता है। तो एक बैंक जब इक्विपमेंट लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि एक बैंक है, अगर वो लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है अपने कस्टमर को, तो वो एक सब्सिडरी फॉर्म करके जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि ये काम करने के लिए उसे आरबीआई की अप्रूवल की जो है वो ज़रूरत होती है। कहने का मतलब है कि अगर एक बैंक लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है अपने कस्टमर को, तो वो एक सब्सिडरी को ओपन कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है और उसके थ्रू लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अपने कस्टमर को, पर इसके लिए उसे पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, ठीक है। अगर एक बैंक जो है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट के थ्रू जो है लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उस केस में उसे आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि वो किस तरह की लीजिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में आरबीआई को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है बैंक के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो लीजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो लोन्स एंड एडवांसेस के इक्वल ही मानी जाती है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर एक बैंक यहाँ पर एक सब्सिडरी ओपन करती है लीजिंग एक्टिविटीज़ के लिए, तो बैंक को ध्यान रखना होता है कि वो जो सब्सिडरी है वो प्राइमरली लीजिंग एक्टिविटीज़ ही जो है वो परफॉर्म करेगी, इसके अलावा वो और कोई काम जो है वो नहीं कर सकती है। उसके बाद अगर एक बैंक इक्विपमेंट लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट के थ्रू, तो उस केस में बैंक इंश्योर करेगा कि उसके पास स्किल्ड पर्सोनल होने चाहिए, साथ के साथ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि वो अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से लीजिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर पाए। एक्सपोजर सीलिंग की बात करें तो सिंगल बॉर्वर के केस में 15% है, यानी कि बैंक का जो कैपिटल फंड है उसके 15% के इक्वल ही वो एक सिंगल बॉर्वर को लोन वगैरह दे सकता है इक्विपमेंट लीजिंग के अंदर। पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर ये जो लिमिट है वो 20% है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक बॉर्वर ग्रुप है, जैसे कि मान के चलिए कि एक एबीसी कंपनी है, इसके यहाँ पर 10 सब्सिडरीज हैं, ठीक है। तो एबीसी कंपनी उसकी जो 10 सब्सिडरीज है वो मिलकर एबीसी ग्रुप जो है वो बनाती है। अगर ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर इक्विपमेंट लीजिंग सर्विसेज बैंक से लेने के लिए जाता है,
तो वहाँ पर उसको बैंक कैपिटल फंड्स के 40% तक जो है वो एक्सपोजर मिल जाता है, यानी कि फंड्स जो है वो मिल जाते हैं। पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर ये जो लिमिट है वो 50% की है। ओके, उसके बाद ध्यान रखना है बैंक बैंक का जो एक्सपोजर है इक्विपमेंट लीजिंग के अंदर, वो यहाँ पर टोटल एडवांसेस के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर बैंक ने यहाँ पर 100 करोड़ रुपए के टोटल एडवांसेस यहाँ पर दिए हैं तो उसका 10% कितना हुआ, 10 करोड़। यानी कि बैंक जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं कर सकता है इक्विपमेंट लीजिंग के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको इक्विपमेंट लीजिंग अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Factoring is a financial service where bank factor purchases account receivable from a business at a discount, providing immediate cash to the business. The aggregate of equity investment in factoring subsidiaries and factoring companies shall not exceed 10% of bank. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। तो बैंक ना फैक्टरिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। अब ये फैक्टरिंग क्या है, देखो फैक्टरिंग को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्या होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल को हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो मान के चलिए एक एबीसी कंपनी है, उसने 50,000 की जो गुड्स हैं वो एक्सवाइजेड कंपनी को सेल की है। ठीक है, और एक्सवाइजेड कंपनी ने बोला कि इसकी पेमेंट मैं आपको 3 महीनों के बाद जो है वो करूंगा। ठीक है, तो ये जो 50,000 रुपये है ना, वो एबीसी कंपनी के लिए अकाउंट रिसीवेबल है। क्यों? क्योंकि इसने जो ट्रेड किया है उसकी वजह से उसे फ्यूचर में 3 महीनों के बाद 50,000 रुपये जो है वो मिलने वाले हैं। अब एक फैक्टरिंग एक ऐसी फाइनेंशियल अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने अकाउंट रिसीवेबल को एक थर्ड पार्टी जिसका नाम फैक्टर होता है उसको डिस्काउंट प्राइस पे सेल करके उसे इमीडिएट बेसिस पे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब एक बैंक फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस केस में जो बैंक होता है वो फैक्टर के तौर पे जो है वो काम कर रहा होता है। यानी कि बैंक पता क्या करता है, वो बैंक जो बिजनेसेस होते हैं उनके अकाउंट रिसीवेबल को परचेज कर लेता है एक डिस्काउंट प्राइस के ऊपर। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक बैंक थी, उसने एबीसी कंपनी के जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको 40,000 रुपये के ऊपर जो है वो खरीद लिया। ठीक है, यानी कि इमिडिएटली बेसिस पे उसने एबीसी कंपनी को 40,000 रुपये जो है वो दे दिए और 10,000 रुपये क्या था यहाँ पर डिस्काउंट था। तो ये जो बैंक ने ये जो 40,000 रुपये दिए हैं एबीसी कंपनी को, वो बेसिकली फैक्टरिंग सर्विसेज है। क्या है? फैक्टरिंग सर्विसेज है। तो फैक्टरिंग एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विस है जहां पर एक बैंक फैक्टर जो है वो बिजनेसेस के जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको एक डिस्काउंट प्राइस पे जो है वो खरीद लेता है और बिजनेसेस को इमीडिएट बेसिस पे कैश जो है वो दे देता है। तो यहाँ पर आप फैक्टरिंग का मीनिंग तो समझ चुके हो। ठीक है, अब जब हम एक बैंक की बात करते हैं तो वो फैक्टरिंग सब्सिडरीज या फिर फैक्टरिंग कंपनीज के द्वारा जो है फैक्टरिंग सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकता है। तो बैंक को ना एक लिमिट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपनी फैक्टरिंग सब्सिडरीज और फैक्टरिंग कंपनीज के अंदर। वो जो लिमिट है वो 10% है। अब ये 10% किसका है वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहला है 10% है या ऑथराइज कैपिटल रिजर्व्स का या फिर पेड अप कैपिटल रिजर्व्स का या फिर टोटल एडवांसेस का या फिर बोथ ए एंड बी। तो आपने बताना है कि जो 10% है वो किसका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो बैंक का जो भी पेड अप कैपिटल है और जो रिजर्व्स है उसके 10% के इक्वल ही इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता है एक बैंक फैक्टरिंग सब्सिडरीज और फैक्टरिंग कंपनीज के अंदर, अगर वो फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है अपने कस्टमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A primary dealer is an entity registered with the RBI authorized to engage in purchase and sale of government securities. Undertaking the primary dealer business through a subsidiary, bank should be registered as an dash with। देखो क्या है, सबसे पहले अगर हम प्राइमरी डीलर की बात करें, प्राइमरी डीलर एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड होती है और उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो यहाँ पर डायरेक्टली आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर सकता है और सेल कर सकता है। तो एक बैंक भी जो है वो प्राइमरी डीलर जो है वो बन सकता है। अगर एक बैंक प्राइमरी डीलर बनकर प्राइमरी डीलर बिजनेस करना चाहता है तो उसे किसके अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा और कैसे रजिस्टर होना पड़ेगा। ऑप्शन है, उसे एक एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर होना पड़ेगा और आरबीआई के अंदर, या फिर एक बैंक के तौर पर आरबीआई के अंदर, या फिर एनबीएफसी के तौर पर सेबी के अंदर, या फिर कंपनी के तौर पर सेबी के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बैंक को एक एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर होना पड़ेगा और कहाँ पर रजिस्टर होना पड़ेगा? आरबीआई के पास। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फॉर बैंक दैट चूजेस टू कंडक्ट प्राइमरी डीलर ऑपरेशंस थ्रू अ इंटरनल डिपार्टमेंट व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर कोई बैंक है वो चूज करती है कि वो प्राइमरी डीलर ऑपरेशंस को इंटरनल डिपार्टमेंट के थ्रू ही कंडक्ट करेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा?
उसे यहाँ पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, या फिर आरबीआई का जो इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, या फिर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको उसके अंडर रजिस्ट्रेशन करवा कर सर्टिफिकेशन लेना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बैंक को आरबीआई के इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है खुद को रजिस्टर जो है वो करवाना पड़ेगा। उसके बाद देखो, म्यूचुअल फंड इज अ मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक by issuing units to them, investing in securities such as bonds and shares. Bank desire to undertaking mutual fund business should obtain prior approval of। देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वो मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करते हैं, फिर उस पैसे को मल्टीपल फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स और शेयर्स। फंड्स इकट्ठा करने के लिए जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो है वो इशू करते हैं इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर उन यूनिट्स को बाय करते हैं, और पैसा म्यूचुअल फंड हाउस के पास आता है और वो आगे इसको डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो अगर एक बैंक म्यूचुअल फंड बिजनेस करना चाहता है तो वो उसे किसके अप्रूवल लेनी पड़ेगी? आरबीआई की, सेबी की, एसबीआई की, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो बताइए यहाँ पर बैंक को किसकी अप्रूवल जो है वो लेनी पड़ेगी? आरबीआई की, सेबी की, या फिर एसबीआई की? फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है, आरबीआई इज अ करेक्ट आंसर। अब देखो, म्यूचुअल फंड बिजनेस करने की कुछ यहाँ पर कंडीशंस है जो कि एक बैंक को फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहले देखो, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके पास जैसे ही किसी म्यूचुअल फंड को खरीदने की एप्लीकेशन आती है तो उसे ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देनी होती है म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार या फिर ट्रांसफर एजेंट्स को, और आगे का काम ये म्यूचुअल फंड और रजिस्ट्रार ही करते हैं। तो जैसे अगर एक ए पर्सन है वो बैंक के पास आया और कहा कि मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो इस एप्लीकेशन को बैंक खुद प्रोसेस नहीं करेगा बल्कि वो सीधा भेज देगा म्यूचुअल फंड को, रजिस्ट्रार को या ट्रांसफर एजेंट को, आगे का काम वो देखेंगे। उसके बाद एक बैंक जो है वो कभी भी सेकेंडरी मार्केट से म्यूचुअल फंड को एक्वायर नहीं कर सकता अपने कस्टमर के लिए, और उसके बाद बैंक जो है वो अपने कस्टमर से भी म्यूचुअल फंड को बायबैक नहीं कर सकता, वापस नहीं खरीद सकता है, और ना ही उनको वापस खरीदा हुआ म्यूचुअल फंड सेल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बैंक जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटी के ऊपर, हालांकि यहाँ पर आरबीआई के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना उसके लिए कंपलसरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योरेंस बिजनेस की। ठीक है, इंश्योरेंस बिजनेस रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ बैंक्स एंगेजिंग इन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नो बैंक शैल अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस विद रिस्क पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट थ्रू। देखो क्या है, इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर एक बैंक जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, अब नॉर्मली एक बैंक जो होता है वो रिस्क पार्टिसिपेशन के साथ इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकता है, यानी कि बैंक जो है वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेगा, सिर्फ वो एक एजेंट के तौर पर काम करेगा, और सारा का सारा जो रिस्क होगा वो कस्टमर का खुद का होगा और इंश्योरेंस कंपनी का होगा। ठीक है, हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन है जहां पर एक बैंक जो है वो इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है रिस्क पार्टिसिपेशन के थ्रू। वो एक्सेप्शन क्या है? पहला, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, रेफरल बिजनेस, या फिर बोथ ए एंड बी? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखो, अगर एक बैंक अपनी एक सब्सिडरी ओपन कर देता है और उसके थ्रू इंश्योरेंस बिजनेस करता है तो वो रिस्क पार्टिसिपेशन के साथ काम कर सकता है। इसके अलावा अगर एक बैंक ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश कर लेता है किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ में मिलकर, तो वहां पर भी बैंक जो है वो रिस्क पार्टिसिपेशन के साथ जो है वो काम कर सकता है, यानी कि रिस्क जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेटिंग अ सब्सिडरी और वेंचर फॉर कंडक्टिंग इंश्योरेंस बिजनेस। अगर एक बैंक सब्सिडरी को सेटअप करना चाहता है या फिर ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए उसे कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा? पहला देखो, बैंक का जो नेटवर्थ है वो 1,000 करोड़ होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। अगर किसी बैंक की नेटवर्थ 1,000 करोड़ होगी तभी वो एक सब्सिडरी ओपन कर सकते हैं इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए, अदरवाइज नहीं। उसके बाद उसका जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3% से ज़्यादा हुआ इसका मतलब कि बैंक के एनपीए बहुत ज़्यादा है, तो बैंक तो इसे ही मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो इंश्योरेंस बिजनेस क्या कर पाएगा, तो उसे मना कर दिया जाता है। और पिछले 3 सालों के अंदर उसने प्रॉफिट कमाया होना चाहिए, यानी कि बैंक प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा एक बैंक को अगर वो एक सब्सिडरी या फिर जॉइंट वेंचर को सेटअप करना चाहता है इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ बैंक टू एक्ट एज अ इंश्योरेंस ब्रोकर डिपार्टमेंटली। तो एक बैंक जो है वो डिपार्टमेंट के थ्रू भी इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है, वहां पर एक बैंक इंश्योरेंस ब्रोकर के तौर पर काम करता है और एक एजेंट के तौर पर काम करता है। ठीक है, पहला देखो, बैंक के पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए इंश्योरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कस्टमर सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए और ग्रीवियांस को रिजॉल्व करने के लिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बैंक के पास एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस का लाइसेंस होना चाहिए, जो कि उसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बैंक को एक 50 लाख रुपए का जो डिपॉजिट है वो किसी दूसरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करवा कर रखना पड़ेगा और इसके ऊपर IRDA का लीन है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये इसलिए किया जाता है कि अगर बैंक बाई चांस फेल हो जाए तो जो IRDA है वो इस पैसे से इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड पर्सन हैं उनके क्लेम को जो है वो पे कर पाए। ठीक है, उसके बाद जो स्टाफ यहाँ पे डील कर रहा है इंश्योरेंस के साथ, उसके पास IRD की क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए, यानी कि उसका जो एग्जाम है वो पास हुआ होना चाहिए। तो ये सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेटिंग अ सब्सिडरी फॉर कंडक्टिंग पेंशन फंड मैनेजमेंट बिजनेस। पेंशन फंड मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर बेसिकली एक बैंक जो है वो अपने कस्टमर के फंड को इन्वेस्ट करता है पेंशन प्रोडक्ट्स के अंदर सही तरीके से, ताकि कस्टमर को रेगुलरली बेसिस पे एक इनकम जो है वो मिलती रहे उनकी रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, और उनका बुढ़ापा जो है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए। तो अगर एक बैंक सब्सिडरी को सेट करना चाहती है तो सबसे पहले उसकी जो नेटवर्थ है वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद 500 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक बैंक जब भी यहाँ पर सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर देगा, इन्वेस्टमेंट के बाद भी उसकी नेटवर्थ कम से कम 500 करोड़ रहनी चाहिए और उसका जो लेवल ऑफ नेट परफॉर्मिंग एसेट है वो 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। और उसने पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट कमाया होना चाहिए, तो ये गलत है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैंक का अगर 3 सालों तक उसने लगातार प्रॉफिट कमाया होगा तब भी वो एलिजिबल है सब्सिडरी को ओपन करने के लिए, पेंशन फंड को मैनेजमेंट बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बैंक नीड टू RBI अप्रूवल टू बिगिन न्यू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और इस्टेब्लिश PMS रिलेटेड सब्सिडरीज। फीचर्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स इंक्लूड। ठीक है, तो देखो, अगर एक बैंक जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर एक बैंक जो है वो अपने कस्टमर का जो पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो होता है उसको मैनेज करने का काम करता है और इंश्योर करता है कि पोर्टफोलियो अच्छा हो, अच्छी सिक्योरिटीज का एक मिक्स हो, ताकि रिस्क भी डिवर्सिफाई किया जा सके और कस्टमर को अच्छी इनकम भी जो है वो मिलती रहे। ठीक है, तो पहला देखो, जो PMS है वो इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी होना चाहिए और फोर ऑफ फी होना चाहिए और कस्टमर के रिस्क पे होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। देखो, एक बैंक जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अपने कस्टमर को, पर ध्यान में रखना है कि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा, यानी कि वो खुद कोई भी रिस्क जो है वो नहीं लेगा, बदले में उसको एक फीस यहाँ पे जो है वो मिलेगी और सारा का सारा जो रिस्क होता है वो कस्टमर का होता है, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद जो फंड्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम 1 साल के लिए जो है वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। यानी कि अगर एक बैंक ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए कस्टमर से पैसा एक्सेप्ट किया है, फंड्स एक्सेप्ट किए हैं, तो कम से कम वो 1 साल के लिए उनको अपने पास होल्ड करके जो है वो रखेगा। उसके बाद अगर एक बैंक ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए फंड्स एक्सेप्ट किए हैं कस्टमर से, क्लाइंट से, तो उन फंड्स को किसी दूसरी बैंक को नहीं दे सकता है मैनेजमेंट के लिए, उसे खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैंक नॉर्मली जो है वो अपनी सब्सिडरी को जो है वो ओपन करते हैं और उस सब्सिडरी के थ्रू ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अपने कस्टमर के बिहाफ पर उनके फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि एक अच्छा पोर्टफोलियो जो है वो कस्टमर का तैयार जो है वो हो पाए। ठीक है, ताकि कस्टमर को किसी भी तरह का लॉस ना हो, उसका रिस्क कम हो जाए और उसको अच्छा खासा रिटर्न भी जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पर हमने पैरा बैंकिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो एक बार चैट बॉक्स में ऐसे करके बता दीजिएगा और किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में ऐसे करके पूछ सकते हो। और अगर आप अच्छे तरीके से इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। और इन वीडियोस के अंदर आपको सारा का सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कवर हुआ मिल जाता है,
प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजिली एक्सेसिबल हैं, आपको हमारे जो ऐप हैं वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाएंगे और ये जो डिस्काउंट ऑफर्स है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। तो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका जो नंबर है वो है 8360944207। तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल जो है मिल जाएंगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो पहले अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो वो है विच ऑफ द स्टेटमेंट डिफाइंस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को जो है वो डिफाइन करती है। सबसे पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है क्या, इसका यहाँ पे थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। तो देखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जैसे ही मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करती है, ठीक है। फिर उन फंड्स को मल्टीपल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में जो है वो इन्वेस्ट करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए यहाँ पर 100 इन्वेस्टर्स हैं जो कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रस्ट आई, उसने क्या किया, इन 100 इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा किया। फिर उन फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो गई, ऑफिस बिल्डिंग हो गए, उनमें जो है वो इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट है वो आपका एक तरीके से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन कह रहा है रीट आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल इन्वेस्टर्स मनी लाइक म्यूचुअल फंड, बिल्कुल करेक्ट है। रीट बेसिकली इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं जो कि इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करते हैं म्यूचुअल फंड के जैसे ही। फिर जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा होता है वो यहाँ पर रियल एस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। उसके बाद जो रीट है वो इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना उनको परचेज किए और बिना उन्हें मैनेज किए, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रियल एस्टेट एसेट्स को मैनेज करने का जो काम है, ओन करने का जो काम होता है वो इन ट्रस्ट का जो है वो रहता है, ठीक है। ठीक है। और तो ये सारी स्टेटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से डिफाइन करें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, इन्वेस्टिंग इन रीट अलाउ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन। अगर आप रीट के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर पाते हो, रियल एस्टेट कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, या फिर इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर ऑल ऑफ द। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, अगर आप रीट में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप रीट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आप इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इनकम प्रोड्यूसिंग का मतलब है कि ये पूरी कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे एक इनकम जो है वो मिल रही होती है, ठीक है। तो आप इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट जो है वो कर पाते हो, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ फंड शुड बी इन्वेस्टेड इन कंप्लीटेड एंड रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर हम बात करें गाइडलाइंस की, तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसको अपने फंड्स का कितना हिस्सा जो है वो कंप्लीटेड और रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना होगा, मिनिमम 70%, 80%, 90% या फिर 100%। तो मान के चलिए एक ट्रस्ट के पास 100 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो इसको कितने पैसे जो है वो कंप्लीट और रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 80%, यानी कि 80 करोड़ रुपए मिनिमम उसे यहाँ पर कंप्लीट और रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं रीट कंपनीज लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज और मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय। देखो, अगर कोई रीट कंपनी है यानी ट्रस्ट है, अगर वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उसको मॉनिटर और रेगुलेट करने का काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, आरबीआई करती है, सभी करती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर सभी इज अ करेक्ट आंसर। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो ऐसी रीट कंपनीज को रेगुलेट और मॉनिटर करने का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ रीट। ठीक है, तो पहले देखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एस्टैब्लिश बाय स्पॉन्सर, बिल्कुल करेक्ट है। स्पॉन्सर जो है इसको एस्टैब्लिश करते हैं। ट्रस्टी होल्ड द रियल एस्टेट एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट इन इट्स ट्रस्टशिप फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, बिल्कुल करेक्ट है। जो ट्रस्टी है उनका काम है कि वो रियल एस्टेट एसेट्स को अपने ट्रस्टशिप के अंदर जो है वो होल्ड करके रखे, ताकि वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर सके और इन्वेस्टर को किसी भी तरह का लॉस होने से बचा सके। ट्रस्टी का काम है बेसिकली वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है उसको मॉनिटर करे और इंश्योर करे कि सभी काम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए किए जाए। उसके बाद जो स्पेशल पर्पस व्हीकल एक डोमेस्टिक कंपनी है जो कि रीट की ऑनरशिप की होल्ड करती है, तो ये गलत है। उसके बाद जो मैनेजर है वो रियल एस्टेट एसेट्स को मैनेज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रस्ट, और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो स्पॉन्सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एस्टैब्लिश करते हैं, ट्रस्टी उनकी एसेट्स को अपने ट्रस्टशिप में होल्ड करके रखते हैं, मैनेजर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि पैसे को कहाँ कहाँ किन किन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट जो है वो किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रेट की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, तो टाइप्स ऑफ रीट कौन कौन सी हो सकती है? रिटेल रीट्स, रेजिडेंशियल रीट, हेल्थ केयर रीट या फिर इक्विटी रीट। फटाफट से यहाँ पर बताइए कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर हम रीट को कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड जो है वो कर सकते हैं? रिटेल रीट्स, रेजिडेंशियल रीट्स, हेल्थ केयर रीट्स या फिर इक्विटी रीट्स। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिटेल रेट, रेजिडेंशियल रेट, हेल्थ केयर रेट। देखो ये जो रिटेल रेट्स होते हैं ये बेसिकली जो आपके जो रिटेल शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं ना उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ताकि उनसे उनको एक अच्छा खासा इनकम जो है वो जनरेट हो रेंट के फॉर्म में। रेजिडेंशियल रीट जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो उनको जो है जो लोग हैं उनको रेंट पर दे सकें और उससे एक रेंटल इनकम कमा सके। हेल्थ केयर रेट जो है वो हॉस्पिटल वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ये हेल्थ केयर सेक्टर पे फोकस करते हैं। तो जो भी यहाँ पर नर्सिंग हाउसेज होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, लैब्स होती हैं, उसमें ये इन्वेस्ट जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, डैश डैश आर ऑनर्स ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज एंड लीज देम टू कंपनीज और इंडिविजुअल टू मेक मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर आपका इक्विटी रीट। देखो इक्विटी रीट ऐसे रीट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को बाय करते हैं और उसे ओन करते हैं, फिर उसको लीज पे जो है इंडिविजुअल्स और कंपनीज को दे देते हैं ताकि वो उससे अच्छा खासा इनकम जो है वो कमा पाए। ठीक है, तो ऑप्शन है इक्विटी रीट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मोर्गेज रीट इसका उल्टा होता है। मोर्गेज रीट जो है वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं करते, बेसिकली वो मोर्गेज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बैंकों से जो उनके मोर्गेज होते हैं, यानी कि उनके जो टर्म लोन्स होते हैं जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिया जाता है, उनको बाय कर लेते हैं और फिर उससे वो स्प्रेड कमाते हैं। स्प्रेड क्या होता है बेसिकली, देखो वो जो जो आपके मोर्गेज रेट होते हैं, मान के चलिए वो 10% के ऊपर उन्होंने फंड उठाया, फिर उससे उन्होंने मोर्गेज को खरीदा और उसको जो इंटरेस्ट बायर पे करा है वो 2% का है। तो ये 2% का डिफरेंस है, यही उनका प्रॉफिट जो है वो कहलाता है। यानी कि उन्होंने 10% इंटरेस्ट के ऊपर फंड्स उठाकर मोर्गेज को खरीद लिया, अब उसको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2% उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, वही उसका प्रॉफिट होता है। हाइब्रिड रेट जो है वो इक्विटी और मोर्गेज रेट दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब रीट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। अगर आप यहाँ पर रीट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। सबसे पहले एडवांटेज है डिवर्सिफिकेशन। देखो अगर आपके पास पैसा हो, जैसे आपके पास 5 लाख रुपए, आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ये सारा पैसा एक ही रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा। जैसे आपने एक प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, तो वहाँ पर जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर मान के चलिए कि यहाँ पर जो सेलर था वो फ्रॉड निकला, तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। रीट में डिवर्सिफिकेशन हो जाता है, यानी कि आपका पैसा किसी एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि मल्टीपल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि किसी हॉस्पिटल, किसी शॉपिंग मॉल में इन्वेस्ट कर दिया, किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे आपका पैसा जो है वो डिवर्सिफाई हो जाता है। और अगर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खराब भी होती है तो सारा पैसा आपका जो है वो नहीं डूबता है।
उसके बाद स्मॉल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपको ना बहुत कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, 15,000 से आप जो है स्टार्ट कर सकते हो। और रेगुलर इनकम भी जनरेशन होती है, आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम भी मिलता रहता है डिविडेंड की फॉर्म में। तो ये सारे आपके यहाँ पर बेनिफिट्स हैं रीट के, एडवांटेजेस हैं रीट के। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ इनकम दैट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट टू इन्वेस्टर एज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 90%। यानी कि एक रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो भी पैसा कमाती है, उसका जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो होता है, उसका 90% उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में। जैसे अगर 100 करोड़ रुपए इनका नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो है 100 करोड़, तो उन्हें 90 करोड़ रुपीज जो है वो डिविडेंड की फॉर्म में इन्वेस्टर्स को जो है देना कंपलसरी है, जिससे कि इन्वेस्टर को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिल पाता है। ऑप्शन सी 90% इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, रीट रिक्वायर अ मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ। तो रीट में आप कितनी कम अमाउंट से जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, 14,000, 15,000, 16,000 या फिर 17,000। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15,000 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 15,000 इज द करेक्ट आंसर। आप 15,000 से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो, व्हाट टाइप ऑफ गेन कैन इन्वेस्टर पोटेंशियली रियलाइज इफ दे सेल देयर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट हैज परफॉर्म्ड वेल एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ओवर द टाइम। जैसे अगर मान के चलिए कि इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने यहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, और समय के साथ उसकी उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होगी। जैसे उसने इन्वेस्टमेंट की थी 15,000 की, और समय के साथ 10 सालों के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होकर जो है वो 1,15,000 रुपये हो गई। ठीक है, समय के साथ। और यहाँ पर आकर उसने इसको सेल कर दिया, तो उसे क्या मिलेगा? ये जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है, ये आपका क्या कहलाएगा? रेवेन्यू गेन, कैपिटल गेन, इन्वेस्टमेंट गेन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, कैपिटल गेन इज द करेक्ट आंसर। देखो, अगर आप किसी कैपिटल एसेट को सेल करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो उसके ऊपर आप जो भी प्रॉफिट कमाते हो वो आपका कैपिटल गेन होता है। तो ये भी आपका एक तरीके से कैपिटल एसेट ही होता है। तो इसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका कैपिटल गेन जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो रीट को खरीदता है, समय के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और उसको सेल करता है, तो वो जो भी प्रॉफिट कमाता है वो आपका कैपिटल गेन कहलाता है। कैपिटल गेन भी दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है। पहला देखो, होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल या उससे कम का है, या फिर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा का है, या फिर होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा का है, या फिर होल्डिंग पीरियड 5 साल से ज्यादा का है। तो फटाफट से बताइए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब एप्लीकेबल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी इन्वेस्टर ने रीट को 1 साल या फिर उससे कम के लिए अपने पास होल्ड करके रखा था, जैसे अगर ए पर्सन है, उसने मान के चलिए कि रीट की यूनिट्स खरीदी, उसको उसने 6 महीने तक अपने पास रखा, फिर सेल कर दिया, और उसे यहाँ पर 10,000 रुपये का कैपिटल गेन हुआ, तो ये जो कैपिटल गेन है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करके रखा है, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। जैसे ए पर्सन अगर इस एसेट को 2 सालों तक अपने पास होल्ड करके रखा, फिर उसने सेल किया और वहाँ पर उसको 10,000 रुपये का कैपिटल गेन हुआ, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर रीट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ रीट इंक्लूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो रीट का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो है वो दी जाती है। जैसे कि जो स्पॉन्सर है, अगर मान के चलिए कि जो यूनिट्स हैं, रीट की जो यूनिट्स है, उनको पब्लिक को ऑफर किया जाता है। तो जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की गई थी, तो उसके बाद 3 सालों तक कम से कम स्पॉन्सर को टोटल यूनिट्स का 25% अपने पास होल्ड करके रखना होगा। फिर से बता दे रहा हूँ कि पहली बार जब कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अपनी यूनिट्स इशू करती है पब्लिक को, तो इशू करने के बाद 3 सालों तक लगातार स्पॉन्सर को कम से कम 25% ऑफ टोटल यूनिट्स अपने पास होल्ड करके जो है वो रखने पड़ते हैं। उसके बाद जो रीट है उसको यहाँ पर 80% जो है फंड्स, उनको कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद जो आपकी रीट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट डिफाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है
जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को डिफाइन करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जैसे ही काम करती है, यानी कि वो मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करती है, पर फंड्स को वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने की बजाय जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि जो रोड्स बन रहे हैं, जो हाईवेज बन रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस इसमें यही है कि ये मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का काम जो है वो करता है, यानी कि इसके थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन करिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को? पहला, ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि वो रियल एस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ये तो आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को डिफाइन कर रही है। उसके बाद ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि इन्वेस्टर्स को अलाउ करती है कि वो हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि इन्वेस्टर को अलाउ करती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले जो ये इन्विटीज थे, इसको हम शॉर्ट में इन्विटीज कहते हैं, इसको 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बिल्कुल ये बिल्कुल एक फीचर है। उसके बाद जो इन्विटीज है उसको एक ट्रस्ट की फॉर्म में स्टैब्लिश जो है वो किया जाता है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो सेबी है वो यहाँ पर इन्विटीज को रेगुलेट करने का काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के अंदर। और इन्विटीज को मैनेजर इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये गलत है। इन्विटीज को जो है स्पॉन्सर इस्टेब्लिश करते हैं। कौन इस्टेब्लिश करता है? स्पॉन्सर इस्टेब्लिश करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि पहले 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, पर चौथा फीचर नहीं है, वो एक गलत स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन इन्विटीज स्पॉन्सर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी एंड इन्विटीज कैप हैंड मैक्सिमम ऑफ। ठीक है, देखो इन्विटीज के अंदर स्पॉन्सर नॉर्मली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी होती है, क्योंकि ये जो इन्विटीज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है, तो हमें एक स्पेशलाइज कंपनी की जरूरत पड़ती है। तो मैक्सिमम स्पॉन्सर कितने हो सकते हैं इन्विटीज के? 2, 3, 4 या फिर 5? मैक्सिमम स्पॉन्सर कितने हो सकते हैं इन्विटीज के? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3। जो स्पॉन्सर है इन्विटीज के वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, डैश मैनेजर ओवरसीज द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इन्विटीज इन्वेस्टमेंट एंश्योरिंग दे जनरेट रिटर्न्स। एडिशनली द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवैल्यूएटिंग एंड मेकिंग डिसीजन अबाउट न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट। तो देखो जो मैनेजर होते हैं ना इन्विटीज के अंदर, वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर और एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेता है कि हमें कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहिए। साथ ही साथ जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है उनको भी मॉनिटर करता है, ताकि इंश्योर किया जाए कि एडुकेट रिटर्न जो है मिलता रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट मैनेजर रहेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट और ऑपरेट करने का काम करता है, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने बोला कि हम एक हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का जो काम है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है वो रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश आर दोज इन्विटीज दैट हैव बीन लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मेकिंग देयर यूनिट्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग बाय जनरल पब्लिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पब्लिक लिस्टेड इन्विटीज इज अ करेक्ट आंसर। देखो पब्लिक लिस्टेड इन्विटीज ऐसे इन्विटीज होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, और उनकी यूनिट्स को जनरल पब्लिक जो है वो बाय और सेल जो है वो कर सकते हैं, उनका ट्रेड कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो ऑप्शन ए पब्लिक लिस्टेड इन्विटीज इज अ करेक्ट आंसर। प्राइवेटली हेल्ड इन्विटीज जो है वो प्राइवेटली जो है वो यहाँ पर खरीदे और बेचे जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे इसका ट्रेड नहीं किया जाता है। उसके बाद देखो, डैश ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर। तो इन्विटीज के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी इनकम का सोर्स क्या होता है? आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलता है, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उससे जो भी इनकम मिली है वो पैसा जो है आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाता है। तो ये जो इन्विटीज होते हैं उनका जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो होता है उसका 90% जो है उन्हें डिविडेंड की फॉर्म में इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जैसे अगर आपके इन्विटीज ने 100 करोड़ रुपए की इनकम कमाई है और ये इसका नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो है, तो इसका 90% यानी कि 90 करोड़ उन्हें इन्वेस्टर को डिविडेंड की फॉर्म में जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद रीट, जैसे आपको रीट के ऊपर कैपिटल गेन होता है, वैसे ही आपको इन्विटीज के ऊपर भी कैपिटल गेन होता है। यानी कि अगर आप इन्विटीज के यूनिट्स को खरीदते हो, अगर आप इन्विटीज के यूनिट्स को खरीदते हो और समय के साथ उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है,
तो आप उसको जो भी सेल करते हो जिस भी प्राइस के ऊपर, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो आपका यहाँ पर कैपिटल गेन होता है, ठीक है। अब ये जो कैपिटल गेन होता है इसको भी हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए जो टाइम पीरियड है ना वो यहाँ पर 3 years है, जैसे रीट के अंदर तो 1 साल है, पर यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए जो टाइम पीरियड है वो 3 years है। यानी कि अगर आपने एसेट को 3 साल या फिर उससे कम टाइम पीरियड के लिए अपने पास होल्ड करके रखा, उसको सेल कर दिया और उसके ऊपर कैपिटल गेन कमाया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और अगर इससे ज्यादा है, यानी कि आपने जैसे आपने जो एसेट है उसको 4 साल तक अपने पास होल्ड करके रखा, फिर उसकी यहाँ पर सेल की, आपको कैपिटल गेन हुआ, तो वो आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो कहलाएगा। अब आप कहोगे सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करने की जरूरत क्या है, तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स जो है वो कम लगता है, इसीलिए इसको क्लासिफाई करना जो है वो जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के शेड्यूल डी के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज और रीट और इन्विटीज के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है, ठीक है। तो अगर हम ये कि यहाँ पर समरी प्रिपेयर करें आज के पूरे लेक्चर की, तो हमने बेसिकली यहाँ पर हमने पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा। पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज क्या होती है, तो एक बैंक अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस के अलावा जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज की बात करें, तो बैंक बेसिकली म्यूचुअल फंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस बिजनेस भी करता है, प्राइमरी डीलर का भी बिजनेस जो है वो करता है, ठीक है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। फिर हमने रीट और इन्विटीज के बारे में पढ़ा। रीट और इन्विटीज जो है वो दोनों ही इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जो कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स को फंड्स को इकट्ठा करते हैं, फिर उन फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। रीट जो है वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है, इन्विटीज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्टर जो है वो यूनिट होल्डर कहलाते हैं और उनको इनकम की फॉर्म में डिविडेंड मिलता है, और दोनों को ही अपने नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का 90% डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करना पड़ता है डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो आपको कई सारे यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिवर्सिफाई हो जाता है, जिससे आपका रिस्क डिवर्सिफाई हो जाता है और इनको आपको एक अच्छा खासा इनकम जो है वो मिलता रहता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो तब भी आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये बेसिकली इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की हमारी न्यू सीरीज थी, जहाँ पर हमने शेड्यूल ए और शेड्यूल डी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया था, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया था। और ये सीरीज इसलिए लेकर आई गई थी क्योंकि शेड्यूल ए और डी बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, तो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप जल्दी से कवर कर पाओ, इसीलिए इस सीरीज़ को लेकर आया गया था। तो हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, तो अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देख लेना। सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है मिल जाएगी, आपको सिर्फ वीडियो सेक्शन में जाकर देखना है। और अगर आप पीपीपी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसकी हमारे यहाँ पर लाइव सेशन जो है वो चल रहे हैं पीपीपी के, जहाँ पर हम पीपीपी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हमारी जो लाइव क्लास की जो टाइमिंग होती है वो 6:45 PM की जो है वो होती है, और छुट्टी वाले दिन हमारी 12 बजे जो है वो क्लास होती है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को जो है वो ज्वाइन करना है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नेक्स्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे कोर्सेज को जरूर एनरोल कर लेना, जहाँ पर आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो क्वेश्चन वीडियोज़ की फॉर्म में मिल जाता है, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और ये जो लाइव क्लास है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है, तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे जो ऐप है वो ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। उसके लिए आपको टाइप करना है IBF लर्निंग सेशन, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स, ठीक है। और इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है IIBF.info, आप इस वेबसाइट के थ्रू भी हमारे कोर्स को जो है वो एनरोल कर सकते हो IIBF.info, ठीक है। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर जो है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको कोर्स से रिलेटेड सारी की सारी जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगी। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का जो नंबर है वो है 8360944207। तो इस व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर जो है वो ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन जो है वो कर लेना, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।